हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इससे पहले हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स किया था। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। सबसे पहले फ्लूइड है क्या? फ्लूइड एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं, एक ऐसे मटेरियल जो फ्लो कर सकते हैं। इनका ना तो कोई डेफिनेट साइज होगा, ना ही कोई शेप होगी। तो इट इज ए मटेरियल which neither has definite shape nor definite size। ना तो उनकी साइज फिक्स है और ना ही शेप फिक्स है। ऐसे मटेरियल को कहते हैं फ्लूइड। और ऐसे मटेरियल कौन कौन से होंगे? एग्जाम्पल, लिक्विड और गैस, दोनों को फ्लूइड कहते हैं। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है थ्रस्ट। थ्रस्ट, जब भी कोई बॉडी किसी लिक्विड में इक्विलिब्रियम में है, किसी भी लिक्विड में इक्विलिब्रियम में है, तो लिक्विड बॉडी के सरफेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और इस फोर्स को कहते हैं थ्रस्ट। व्हेन ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम विद ए लिक्विड, व्हेन ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम को हम ऐसे लिखेंगे EQM से। ओके, तो आप समझ जाना, ये मैंने यहां पर इक्विलिब्रियम वर्ड लिखा है। इसका मैं एक बार आपको पूरी स्पेलिंग लिख देता हूं, उसके बाद से EQM लिखूंगा मैं आपको, ठीक है। इक्विलिब्रियम इज इन इक्विलिब्रियम विद ए लिक्विड, then force applied by the liquid on surface of body, then force applied by liquid on surface of body is called thrust, is called thrust। okay? तो ये है डेफिनेशन थ्रस्ट का। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रेशर। प्रेशर, ये जो थ्रस्ट लग रहा है पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, उसको कहेंगे प्रेशर। तो इट इज डिफाइंड एज थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी परपेंडिकुलरली। इट इज defined as thrust acting on the body perpendicularly, ये perpendicularly per unit area of body, per unit एरिया ऑफ बॉडी। ओके, तो प्रेशर होगा थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है? फोर्स है पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या होगी? फोर्स की न्यूटन और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल भी कहते हैं। पास्कल को PA से लिखते हैं, पास्कल।
ये एसआई यूनिट होगी, सीजीएस यूनिट होगी 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको 1 डेकापोइस भी कहते हैं, 1 डेकापोइस। ओके, तो एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड सीजीएस यूनिट है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, हमने प्रेशर को डिफाइन कर दिया है। देन नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट डेफिनेशन है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए substance and it is equal to density of substance divide by density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये है डेफिनेशन रिलेटिव डेंसिटी का। नेक्स्ट है हमारे पास पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है? अगर आपके पास एक एनक्लोज्ड लिक्विड है, यानी लिक्विड है जो किसी चीज़ में बंद है, और उसके एक पॉइंट पे आप अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो बाकी सभी पॉइंट्स पर यानी इन ऑल डायरेक्शंस इक्वली ट्रांसमिट होगा। दैट इज पास्कल लॉ। पास्कल लॉ, पास्कल लॉ ये क्या कहता है? द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एन एनक्लोज्ड लिक्विड, द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट on an enclosed liquid is transmitted equally in all directions. Is transmitted equally in all directions. इन ऑल डायरेक्शंस। हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूफ, ओके। मान लीजिए हमारे पास ये एक कंटेनर है, यहाँ तक इसमें एक लिक्विड है इस लेवल तक, और हम उसमें एक लिक्विड का एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल टाइप। वैसे मुझे ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा सो दैट आपको अच्छे से समझ आए, तो मैं इधर इरेज कर लेता हूं। मान लीजिए ये आपका एक कंटेनर और यहां तक इसमें एक लिक्विड है, और लिक्विड में मैं एक एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं ये राइट एंगल ट्रायंगल शेप का। तो इस पे हर साइड से फोर्स लगेगा और परपेंडिकुलर लगेगा। हमने प्रेशर की डेफिनेशन में लिखा है परपेंडिकुलर लगता है। इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इस तरह से लगेगा और इस पे इस तरह से लगेगा। मान लीजिए ये फोर्स है एफ बी, ये है एफ सी और ये है एफ ए। ओके, इन पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूं ए बी सी। तो मैं यहां लिखूंगा consider an element ABC in the interior of liquid या fluid. Consider an element
ABC in the इंटीरियर ऑफ फ्लूइड। तो ये एक फ्लूइड है, इसमें इस लेवल तक है और इसमें हमने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया। एलिमेंट मीन्स ऐसे ही हमने एक शेप कंसीडर कर ली। तो उस शेप को अगर कंसीडर करें, यहाँ पर अगर कोई बॉडी हो इस शेप की, तो क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगा इस तरह से परपेंडिकुलर टू सरफेस। इधर से जो फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, उसको FB लिख दिया, इसको FC, इसको FA। और ये जो एंगल है ये हम मान लेते हैं थीटा है ये एंगल। तो अब अगर हम ध्यान से देखें, ये एंगल क्या है, थीटा, और FB लग रहा है इधर ऐसे। FB की डायरेक्शन इधर है, ये देखिए इधर डायरेक्शन है। तो ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये भी क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। ये वर्टिकल लाइन है। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, इधर क्या बनेगा, FB कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इधर FB साइन थीटा। ओके। अब अगर आप ध्यान से देखें, FB कोस थीटा डाउनवर्ड है और इसके अपोजिट क्या है, FA। तो FB कोस थीटा इज इक्वल टू FA, इक्वेशन 1। FB कोस थीटा डाउनवर्ड है और FA अपवर्ड है, यानी इस FB को हमने रिजोल्व किया, इसका नीचे की तरफ कंपोनेंट क्या है, FB कोस थीटा, तो FA के इक्वल होगा। क्यों, इक्विलिब्रियम है। इसी तरह से ये कंपोनेंट FB साइन थीटा इसका इधर है और ये किसके अपोजिट है, FC के। FB साइन थीटा FC के अपोजिट है, तो FB साइन थीटा इज इक्वल टू FC, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहां पर जो एरिया है उसको भी वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। अब आप कहेंगे सर एरिया तो स्केलर होता है। तो स्टूडेंट्स, कुछ सिचुएशन में हम एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्लास 12th में आप थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ोगे। तो ये फेस जो है, इसका फेस का जो फोर्स को मैंने FB लिखा है, इसके एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन इधर आएगी। परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है, तो इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इधर ही क्या होगा, एरिया वेक्टर है जो B का, उसका कोस थीटा कंपोनेंट, और इधर उसका AB साइन थीटा कंपोनेंट। तो ये जो AB कोस थीटा है, ये जो BC है, इसके एरिया के इक्वल होगा। इस एरिया को क्या लिखेंगे हम, AA। AB कोस थीटा इक्वल टू AA, एंड इसी तरह से AB साइन थीटा इधर, ये इसके एरिया के इक्वल होगा, ये कंपोनेंट यानी AC। AB साइन थीटा इज इक्वल टू AC, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 होगी। तो मैं क्या करता हूं, 1 को 3 से डिवाइड कर देता हूं। तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, FB कोस थीटा डिवाइड बाय AB कोस थीटा इज इक्वल टू FA डिवाइड बाय AA। कोस थीटा कैंसिल, तो यहां से आपके पास आ गया FA बाय AA इक्वल टू FB बाय AB, यानी प्रेशर एट A इक्वल टू प्रेशर एट B। इसी तरह से मैं 2 को 4 से डिवाइड कर देता हूं। 2 डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा FB साइन थीटा डिवाइड बाय AB साइन थीटा इज इक्वल टू FC बाय AC। साइन थीटा कैंसिल, तो यहां से आ गया FB बाय AB इक्वल टू FC बाय AC। इसको इक्वेशन नंबर 5 लिख दो, इसको इक्वेशन नंबर 6। तो फ्रॉम 5 and 6, FA by AA equal to FB by AB equal to FC by AC. That means pressure at A side equal to pressure at B side equal to pressure at C side. तो प्रेशर तीनों साइड पे सेम है आपका। तो स्टूडेंट्स, यही हमारा पास्कल लॉ कहता है कि तीनों साइड पे प्रेशर सेम होना चाहिए।
ये ए साइड, ये बी साइड, ये सी साइड, इसीलिए इसका फोर्स एफ ए, इसका एफ बी और इसका एफ सी। ओके, तो ये है हमारा प्रूफ ऑफ पास्कल लॉ। अब हम पास्कल लॉ का डेरिवेशन करेंगे, सॉरी, अब हम पास्कल लॉ की एप्लीकेशंस करेंगे। तो पास्कल लॉ की एप्लीकेशंस के लिए अब मुझे इसको पहले इरेज करना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ शुरू होगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। Applications of Pascal law. Okay, applications of Pascal law. इसको भी रेज कर देता हूँ, इसकी भी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट में दो सिलेंडर C1 और C2 है। ये कुछ इस तरह से होगा। ये क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा और ये क्रॉस सेक्शन कम होगा। मैं बल्कि इस क्रॉस सेक्शन को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। ओके, ये C1 है और ये C2 है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल a है। ये इस तरह से यहाँ पर दो पिस्टन है, एक ये पिस्टन है और एक ये पिस्टन है। ओके, आप क्या करते हो, यहां पर एक स्मॉल फोर्स F लगाते हो, एक स्मॉल फोर्स F लगाते हो, तो यहां से ये कंप्रेस होगा और इधर की तरफ मान लीजिए जो फोर्स लगेगा वो है कैपिटल F। तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो कैपिटल F है ये बहुत ज़्यादा होगा, जिससे ये हाइड्रोलिक लिफ्ट किसी भी हैवी बॉडी को इधर से थोड़ा सा छोटा सा फोर्स लगाने से किसी भी हैवी बॉडी को इजीली उठा पाएगी। तो हम पहले लिखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर C1 एंड C2। ये दो सिलेंडर्स हैं और इनमें ये दो पिस्टन है, ये फ्रिक्शनलेस है। इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर्स C1 and C2 provided with frictionless piston of different area of cross section। इसका कैपिटल A है, इसका स्मॉल a है। Provided with frictionless pistons of different cross section area, small a and capital A। ओके, सपोज हम जो स्मॉल क्रॉस सेक्शन है यानी स्मॉल a, उस पर एक स्मॉल फोर्स लगाते हैं F। सपोज ए फोर्स F इज अप्लाइड ऑन, सपोज a force F is applied on smaller
क्रॉस सेक्शन ए, ये जो स्मॉलर क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, ये वाला है। तो क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट कितना होगा, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड, प्रेशर exerted on the liquid is P equal to F डिवाइड बाय A। इतना प्रेशर लगेगा, और ये पास्कल लॉ क्या कहता है फिर, कि ये प्रेशर इधर से कैपिटल A को ट्रांसमिट हो जाएगा। बाय पास्कल लॉ दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू कैपिटल A। ओके, by Pascal law this pressure is transmitted to capital A। okay, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन कैपिटल ए इज, इसको मैंने कैपिटल एफ से ही लिखा है, ये किस, प्रेशर तो इतना ही लगेगा, यही लगेगा जो ये प्रेशर है, मल्टीप्लाई बाय दिस एरिया। ओके, पी की वैल्यू रख दो एफ बाय ए इंटू कैपिटल ए। ओके, तो यहां से आपके पास आ जाता है कैपिटल एफ डिवाइड बाय एफ इक्वल टू कैपिटल ए डिवाइड बाय ए। अब क्योंकि जो कैपिटल ए है दैट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल ए, तो ए बाय ए इज मच लार्ज देन 1, सो इट मीन्स एफ इज ऑल्सो मच ग्रेटर देन स्मॉल एफ। सो मीन्स फॉर ए स्मॉल फोर्स अप्लाइड ऑन स्मॉल ए लार्ज फोर्स एक्ट ऑन larger cross section। okay, so a large force capital F acts on larger क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन से हमारा यहाँ क्या मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया कितना है, ये वाला सर्कुलर एरिया क्या होगा, ठीक है। एक्ट्स ऑन लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर ए स्मॉल फोर्स एफ applied on smaller cross section area। स्मॉलर क्रॉस सेक्शन है स्मॉल ए। ओके, तो इस तरह से इधर आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया और इधर ये बहुत ज़्यादा फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है पास्कल लॉ की। सेकंड एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, तो उसके लिए पहले मुझे इसको फिर से इरेज करना पड़ेगा। अगर आप साथ ही साथ नोट नहीं कर पा रहे हैं जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, जहां से आपको नोट करना है वहां पर, और नोट कर लीजिए। फिर वीडियो को दोबारा चला के आगे का वीडियो देख लीजिए। तो सेकंड एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स कैसे काम करते हैं?
यहाँ पर ये इस तरह से, यहाँ पर ये ब्रेक पैडल है, ये ब्रेक पैडल है, ये आगे एक ट्यूब से कनेक्टेड होता है, ये ट्यूब टी है जिसमें यहाँ पर ब्रेक ऑयल होता है, ब्रेक ऑयल होता है, और ये आगे कनेक्टेड है एक इस तरह से सिलेंडर से। इस सिलेंडर के साथ एक रिम है, ये क्या है, रिम है व्हील का, और इसके साथ ही आपके ये P2 है और ये P1 है, जो मैंने जिसको डार्क किया हुआ है। ये यहां पर इस तरह से एक स्प्रिंग होता है, और इनके बाहर इधर ये ब्रेक शू होते हैं, ब्रेक शू होते हैं S1 S2। तो जब यहाँ से ब्रेक पैडल को प्रेस करते हैं तो ब्रेक ऑयल इधर जाता है, तो इससे ये पिस्टन्स बाहर की तरफ जाते हैं P1 P2, जिससे जो ये ब्रेक शू हैं S1 और S2 जो इस रिम के साथ बाहर की तरफ प्रेस हो जाते हैं। ये रिम किससे अटैच्ड है, ये रिम अटैच्ड है व्हील से, तो व्हील की स्पीड कम कर देते हैं। ओके, तो S1 S2 क्या है आपके यहां पर, ब्रेक शू, ब्रेक शू। ओके, ये रिम है जो बाहर हमने बनाया, ये वाला रिम। ओके, तो अब हम इसके बारे में लिखते हैं। ए हाइड्रोलिक ब्रेक कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब टी कंटेनिंग ब्रेक ऑयल। ए हाइड्रोलिक ब्रेक कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब टी, ये जो ट्यूब टी है ये, इसमें क्या है, ब्रेक ऑयल कंटेनिंग ब्रेक ऑयल, containing brake oil. One end of the tube is connected to wheel cylinder. ये wheel cylinder है, ये इसका एक ट्यूब एक एंड इससे कनेक्टेड है, दूसरा इधर ब्रेक पैडल से। One end of tube is connected to wheel cylinder. One end of tube is connected to wheel cylinder having two pistons P1 and P2, having two pistons P1 and P2, P1 and P2। अब ये जो पिस्टन है, these pistons are connected to brake shoe S1 and S2। ये आगे इस तरह से S1 और S2 से कनेक्टेड हैं। These pistons are connected to brake shoe S1 and S2। ये ब्रेक शू S1 और S2 से कनेक्टेड हैं। तो जब आप ब्रेक पैडल को प्रेस करते हो तो प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू दिस ब्रेक ऑयल टू P1 and P2। When brake
pedal is pressed, when brake pedal is pressed, pressure is transmitted to P1 and P2 through ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल के थ्रू P1 और P2 को ये जो प्रेशर है ट्रांसमिट हो जाता है। अब ये P1 P2 क्या होते हैं? दे आर पुश्ड आउटवर्ड एंड ब्रेक शू विल गेट, अगर ये बाहर की तरफ प्रेस होंगे तो ब्रेक शू क्या होंगे? इस रिम के साथ प्रेस हो जाएंगे, दे विल बी प्रेस्ड अगेंस्ट द रिम। द पिस्टन्स P1 and P2 are pushed outward and brake shoe S1 and S2 gets pressed against the rim, against the rim of the wheel, of the wheel। और ये क्या करेगा? प्रेस होने से इसकी स्पीड कम हो जाएगी, रिटार्डिंग द मोशन ऑफ व्हील। रिटार्डिंग मतलब स्पीड कम करना, रिटार्डिंग द मोशन ऑफ व्हील। तो इस तरह से एक हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। तो ये थी दो एप्लीकेशंस पास्कल लॉ की। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड कॉलम। तो मैं फिर से इसको इरेज कर देता हूं। प्रेशर exerted by a liquid column, pressure exerted by a liquid column। तो मान लीजिए ये एक कंटेनर है आपके पास, इसमें यहाँ इस लेवल तक आपके पास एक लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी है रो। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, सिलिंड्रिकल लिक्विड कॉलम, यानी लिक्विड से ही बना हुआ है ये, ठीक है। एक सिलिंड्रिकल लिक्विड कॉलम हमने ये कंसीडर कर लिया। इसकी हाइट है मान लीजिए h, यहाँ से यहाँ तक हाइट h है, और इसमें यहाँ पर सेंटर पे नीचे यहाँ पॉइंट x है मान लीजिए ये, और ये पॉइंट है कैपिटल A, ये पॉइंट कैपिटल A है, ये पॉइंट x है। तो हम पॉइंट x पर प्रेशर फाइंड आउट करेंगे इस एलिमेंट की वजह से, यानी इस सिलिंड्रिकल वॉल्यूम में जो लिक्विड है उसके वेट की वजह से इस पॉइंट x पर क्या प्रेशर लगेगा ये फाइंड आउट करना है। तो हम कंसीडर इस लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है। कंसीडर
ए सिलेंड्रिकल लिक्विड कॉलम। वैसे आप सिलेंड्रिकल जरूरी नहीं, कोई भी शेप ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप सिलेंड्रिकल ही लें। तो हम चलिए ऐसे लिख देते हैं, कंसीडर ए लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए। ये जो इसका एरिया है सर्कुलर फेस का, ये ए है और ये हाइट h है। रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इस पॉइंट x पे प्रेशर क्या होगा, इसका जो वेट होगा वो तो फोर्स लग रहा होगा इस पे, इस पूरे सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में जो वो लिक्विड है उसका जो वेट होगा। ओके, तो वेट ऑफ लिक्विड क्या होगा, पहले वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कॉलम, वो क्या होगा, एरिया इंटू हाइट, ए इंटू एच। वॉल्यूम को अगर आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो मास हो जाता है, और उसको फिर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो तो वेट हो जाता है। तो वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, ए इंटू एच वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, और मास को जी से मल्टीप्लाई कर दो तो वेट हो गया ये। तो प्रेशर एट पॉइंट x ड्यू टू लिक्विड कॉलम इज P। ये क्या होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय ए। वेट ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय ए। वेट क्या है, ये है ए एच रो जी डिवाइड बाय ए से ए कैंसल, तो ये हो गया एच रो जी। मीन्स अगर कोई लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है, तो उसकी एच हाइट में जितना भी अमाउंट ऑफ लिक्विड होगा उसकी वजह से प्रेशर होगा एच रो जी, एच रो जी। मीन्स अगर आप एट ए डेप्थ एच चले जाते हैं वाटर में, और वाटर की डेंसिटी है रो, तो वाटर की वजह से आप पर जो प्रेशर लगेगा एट ए डेप्थ एच, वो एच रो जी लगेगा। रो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। मान लीजिए स्विमिंग पूल में आप 2 मीटर की गहराई में हैं, तो एच क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। रो डेंसिटी ऑफ वाटर होगा, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 2 मीटर की गहराई पर आपकी बॉडी पर वाटर की वजह से इतना प्रेशर लगेगा, इतना प्रेशर आपकी बॉडी फील करेगी। तो ये है प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड कॉलम। तो स्टूडेंट्स एक टॉपिक और करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। तो इसके लिए मैं ये इरेज कर देता हूं यहां से। टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। ओके, तो ग्रेविटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ग्रेविटी का इफेक्ट वैसे हम देखें तो ऑलरेडी इसमें आ चुका है, तो ये एच रो जी हो जाता है। तो हम एक लिक्विड कंसीडर कर लेते हैं एट ए रेस्ट, और हम एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट ऑफ हाइट एच एंड क्रॉस सेक्शन ए उसमें ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर ए लिक्विड एट रेस्ट एंड
and a cylindrical element of height h and area of cross section capital A. Area of cross section capital A. ओके, तो हम इसी तरह से डायग्राम बनाएंगे। जैसे हमने इससे पहले वाले टॉपिक में बनाया था। तो हम डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इसमें लिक्विड है, इस लेवल तक ये लिक्विड फिल किया हुआ है। लिक्विड का डेंसिटी है वो रो है, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो मैं इसमें एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कंसीडर कर लेता हूं। तो ये एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम मैं कंसीडर कर लेता हूं। ये लीजिए, ठीक है। ये इसका फेस x है और ये y है। तो दोनों पर फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू सरफेस। इस पर किधर लगेगा? ऐसे डाउनवर्ड लगेगा। मान लीजिए इस पे प्रेशर P1 लगेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है। और इस पर भी परपेंडिकुलर, तो फोर्स इस तरह से ऊपर की तरफ लगेगा। फोर्स इस तरह से ऊपर की तरफ लगेगा। ये प्रेशर मान लीजिए P2 लगेगा इस सरफेस पर। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका हमने कैपिटल ए लिया है। और ये यहां से यहां तक की जो हाइट है ये हमने h ली है। ओके, तो ये जो x फेस है इस पर फोर्स क्या होगा? फोर्स एट x इज F1 इज इक्वल टू P1 इंटू ए। क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया। और ये क्या होगा? डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड। इसी तरह फोर्स एट y इज F2 दैट इज इक्वल टू P2A, क्योंकि y पर प्रेशर P2 लग रहा है। और ये क्या होगा? ये अपवर्ड होगा। तो जब सिलेंडर XY इक्विलिब्रियम में है तो नेट अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। व्हेन सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम, ये EQM का मतलब है इक्विलिब्रियम। कौन सा सिलेंडर? ये जो XY सिलेंडर, इसकी बात करें। ये जो हमने वॉल्यूम एलिमेंट लिया है लिक्विड का, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम लिया है जो, तो इसमें इक्विलिब्रियम में होगा तो नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। अब ये जो एलिमेंट है वो सिलेंड्रिकल लिक्विड एलिमेंट, इसका वेट mg भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वेट mg भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो यानी अपवर्ड फोर्स क्या है? सिर्फ F2 है। और डाउनवर्ड फोर्स क्या है? इसकी वजह से P1 की वजह से एक तो F1 है और एक इसका वेट mg है। ओके, तो यहां से आपका F2 माइनस F1 आ गया mg। अब जो मास है, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। V वॉल्यूम, रो डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होगा? A इंटू एच। वॉल्यूम होगा A इंटू एच इंटू रो। तो मैं मास की ये वैल्यू रख देता हूं। और F2 F1 की, F2 की P2A, F1 की P1A। P2A माइनस P1A इक्वल टू M की ये वैल्यू रख दो, A H रो इंटू ये G। तो दोनों तरफ A से A कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास बचेगा P2 माइनस P1 इक्वल टू H रो G।
अब स्टूडेंट्स यहाँ ये समझने की बात है, आपको लगेगा सर ये तो दोनों सेम ही लग रहे हैं, डिफरेंस क्या है? एक्चुअल में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर आप ड्यान से देखें तो यहाँ भी क्या है, प्रेशर है ड्यू टू दिस एलिमेंट इस पॉइंट पर, और यहाँ भी ये क्या है, प्रेशर है ड्यू टू दिस एलिमेंट एच रो जी। ये P2 माइनस P1, यहाँ P1 है यहाँ P2 है, तो P2 माइनस P1 क्या है, एच रो जी। इसमें हमने क्या किया है, इसकी वजह से जो डिफरेंस है उसको ही P लिख दिया है, यानी ये भी क्या है, लोअर और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है ये वो चीज़ है। इतनी हाइट ऑफ लिक्विड की वजह से इतना डिफरेंट प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ भी इतने हाइट ऑफ लिक्विड की वजह से इतना प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है। नीचे अगर P2 है ऊपर P1 है तो प्रोड्यूस कितना हो रहा है, P2 माइनस P1, वो आपका सेम एच रो जी आ रहा है। अब अगर ये सरफेस X बिल्कुल अपर लेवल पे होता, अपर लेवल ऑफ लिक्विड इन कंटेनर, तो इसके ऊपर क्या है, ऊपर तो जो भी है एटमॉस्फेयर है। ये जो अपर लेवल है लिक्विड का इन द कंटेनर, इसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो ऊपर प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर होगा, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। हम आगे चल के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन भी करेंगे। तो मैं पहले इधर थोड़ा लिख देता हूं इसको इरेज करके। If surface X is at upper level of liquid in container, upper level of liquid in container, then ये जो इस लेवल पे प्रेशर होगा यानी P1 होगा, वो किसके इक्वल होगा, PA क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। और मान लीजिए हम मान लेते हैं कि जो P2 है वो आपका P के इक्वल है, तो ये हो जाएगा P2 इज P, P1 इज PA, P माइनस PA इक्वल टू एच रो जी। और ये जो P माइनस PA है इसको कहते हैं गोज प्रेशर। P माइनस PA इज कॉल्ड गोज प्रेशर। P माइनस PA इज कॉल्ड गोज प्रेशर। तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन प्रेशर। तो स्टूडेंट ये था हमारा एक और टॉपिक। आज की क्लास हम इसी टॉपिक के साथ ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास हम इसी टॉपिक के कॉन्टिन्यूटी में चलेंगे, इसी रिजल्ट को यूज़ करेंगे और इसी चैप्टर को कंटिन्यू कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आज जो आपको करवाया गया है आप उसको अच्छे से कीजिए।